अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर साइंस। बेटा ये है आज हमारा चैप्टर नंबर 12 का 5th लेक्चर। ठीक है, कल मैंने टेस्ट लिया था तुम लोग का, और उससे पहले मैंने कल से पहले थर्सडे थर्सडे को मैंने तुम लोग को दिया था असाइनमेंट, और असाइनमेंट में मैंने दिए थे 10 ईयर के क्वेश्चंस। अच्छा, जो 10 ईयर के क्वेश्चंस थे उन सब का मैंने जो असाइनमेंट तुम्हें दिया था इसके सोल्यूशन इसमें गिवन है, ये देखते जाना। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने सेटिंग की है ना, ये तुम्हारी बुक की प्रॉब्लम नंबर 1 है। बिल्कुल इसी तरह की ये तुम्हारी 10 ईयर का क्वेश्चन है। इसमें ईयर मैंने नहीं लिखा, अब ये खुद से लिखना कि ईयर कौन सा है। और ये है कौन सा वाला, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ से रिलेटेड है ये वाली प्रॉब्लम, और ये वाली प्रॉब्लम, और ये जो है प्रॉब्लम नंबर 10, और ये है तुम्हारी 10 ईयर की क्वेश्चन। ठीक है, 10 ईयर के क्वेश्चन ये दोनों एक जैसे हैं। और ये वाला जो है ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। ये वाली प्रॉब्लम, ये बुक की प्रॉब्लम नंबर है 11, और ये जो नज़र आ रहा है ये है 10 ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, ये एक जैसे थे। फिर इसके बाद ये जो मैंने लिखा है ये है 10 ईयर का क्वेश्चन है, ये तुम्हारी बुक की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2। इसके जैसे क्वेश्चन कौन से हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, ये उनके जैसा है। और आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा न्यू टॉपिक है, ये है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। ठीक है, वो अच्छा, कैपेसिटर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज का जो मेरा लेक्चर है इसमें स्लाइड्स बहुत सारी ऐड है। ऐड क्यों है कि मैंने जो असाइनमेंट दिया था उनका सोल्यूशन मैंने तुम लोग को दे दिया है। ठीक है, इनको फेयर रजिस्टर में उतारना। और इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर वाला टॉपिक भी एक लेंथी टॉपिक है, और इसके साथ साथ क्या है, कैपेसिटर की प्रॉब्लम्स भी हैं। आज मैं कोशिश करूंगी कि इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं मंडे को करवाऊंगी। मैंने कहा था मैं संडे को लेक्चर लूंगी, लेकिन संडे को लेक्चर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इसमें बहुत सारी स्लाइड्स मैंने ऐड कर दी हैं, तो तुम क्या करना, आज भी और संडे को ये सारा फेयर कर लेना। फिर मंडे को जब मैं समझाऊंगी तो वो जो न्यूमेरिकल्स होंगे कैपेसिटर के वो खोल के बैठना। ठीक है, चलो कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं हम। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। ठीक है, स्टोर चार्ज। अब कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि कैपेसिटर में होती हैं दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। सिंपली क्या होती हैं, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, और जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है। वो क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कंडक्टर्स होती हैं। और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस रखा जाता है उसको मिनिमम रखा जाता है। कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस रखा जाता है, लेकिन डिस्टेंस को जितना पॉसिबल हो उतना क्या करते हैं, कम से कम रखते हैं, मिनिमम रख रहे होते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, अब क्या है, कैपेसिटर की जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं उसको कनेक्ट करते हैं हम बैटरी से। अब क्या है, कैपेसिटर की जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा होता है, और जिसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा होता है। इनिशियली क्या होता है, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता। कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना। जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या, नेगेटिव। तो कैपेसिटर की जिस प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, और कैपेसिटर की जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है उसमें नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, ओके। इसकी डेरिवेशन भी तुम लोगों ने पढ़ी होगी, फॉर्मूला था मैट्रिक में जो पढ़ा होगा, Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, Q क्या होता है इक्वेशन में, चार्ज, C क्या था, कैपेसिटेंस, V क्या था, वोल्टेज। अब होता क्या है कि जब कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बैटरी से तो उसमें चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब चार्ज और जो वोल्टेज होता है, ठीक है, चार्ज जो स्टोर हो रहा होता है और बैटरी से जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो जो चार्ज स्टोर हो रहा होगा उसका अमाउंट भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर वोल्टेज को हम डिक्रीज करते जाएंगे तो जो चार्ज स्टोर हो रहा होता है उसका अमाउंट भी, वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो चार्ज एंड वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं वोल्टेज को। ठीक है, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ देखो इक्वेशन में भी है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, V यहाँ पे क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या यहाँ पे आएगा, कांस्टेंट आएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा। कांस्टेंट यहाँ पे हम ले रहे हैं C क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, और C क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक है, C क्या है, कांस्टेंट, और C क्या है, कैपेसिटेंस, Q क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, C क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट है फैरेड, Q क्या है, चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया Q इक्वल्स टू CV। ओके, फिर क्या है, Q इक्वल्स टू CV को अगर हम लिखेंगे कैपेसिटेंस के लिए तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। ठीक है, C क्या है, कैपेसिटेंस, Q क्या है, चार्ज, V क्या है, वोल्टेज। अब इस फॉर्मूले से डिफाइन करूंगी मैं फैरेड को। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड। ओके, अब क्या है कि कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर हो रहा हो वो अगर 1 कूलम हो और वोल्टेज जो प्रोवाइड किया जा रहा हो 1 वोल्ट हो। ठीक है, अगर वोल्टेज 1 वोल्ट है और 1 कूलम चार्ज जो स्टोर हो कैपेसिटर में, तो हम क्या कहेंगे कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, 1 फैरेड। If 1 coulomb charge is stored when the voltage is 1 volt, then the capacitance of the capacitor will be 1 farad। ठीक है, नॉर्मली अगर हम कहें तो कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। अच्छा, फिर हम देखते हैं जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर्स, मींस यहाँ पे क्या है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप्स ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहाँ लिखा हुआ है कंडक्टर, तो कंडक्टर से यहाँ पे मुराद क्या है कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस से इसका रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, कि अगर मैं डिस्टेंस को कम करती जाऊंगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होते जाएगा, अगर डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। फिर क्या होता है, नेचर और मटेरियल ऑफ द प्लेट्स। नंबर 4 पे देखो, मीडियम नहीं है, मटेरियल होगा, नेचर और मटेरियल ऑफ द प्लेट्स। कि मैंने क्या कहा, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं वो कंडक्टर होती हैं हमारे पास। ठीक है, अब कंडक्टर की टाइप्स होती हैं, कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जिनमें से करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास हो। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। ठीक है, तो कंडक्टर्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनका मटेरियल अलग अलग होता है। कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो। बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास तो करवाएं लेकिन वो मैक्सिमम ना हो, साथ साथ रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस करवा रहे हो। रेजिस्टेंस क्या होती है, जो करंट को रोकने की कोशिश करे। ठीक है, तो इसी वजह से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किस पे डिपेंड करती है, नेचर और मटेरियल ऑफ द प्लेट्स। फिर थर्ड यहाँ पे नंबर 3 पे लिखा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मैंने क्या बताया कि कैपेसिटर में क्या होता है, 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं, उनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो कैपेसिटर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब हमें यह भी पता है जब हमारे पास अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की प्लेट्स तो आपस में मिल जाएंगी, है ना। फिर हमारा पर्पस तो है चार्ज को स्टोर करना, वो तो चार्ज स्टोर ही नहीं करेंगे। तो फिर क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट्स होती हैं, इन पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा होता है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, मटेरियल, उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
समटाइम्स क्या होता है कि उसमें फ्री स्पेस या वैक्यूम होता है, समटाइम्स क्या होता है मटेरियल यूज करते हैं, और जब मटेरियल यूज करते हैं तो वो मटेरियल क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है, इंसुलेटर होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम यूज करते हैं। ओके, तो ये तो 4 फैक्टर्स थे जिन पे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम न्यूमेरिकल में हमारे काम आएंगी कि 1 माइक्रो, चाहे फेराड हो या ना हो, ठीक है, सिर्फ 1 माइक्रो जब मैं कहती हूं तो 1 माइक्रो इक्वल होता है 10⁻³ के। इसी तरह से अगर 1 मिली है तो 1 मिली इक्वल होता है 10⁻³ 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6, 1 मिली होता है 10⁻⁻3। एक और टर्म हम यूज करते हैं 1 नैनो, 1 नैनो होता है 10⁻⁻9, और फिर होता है 1 पीको, 1 पीको होता है 10⁻⁻12। ये कुछ टर्म्स हैं, जब प्रॉब्लम हम करेंगे तो प्रॉब्लम में अगर यूज हो, ठीक है, अगर आ रहा है पीको तो हम पीको को हटाएंगे, हमें रिमूव करना होता है, तो पीको की जगह हम रख देंगे 10⁻⁻12। अगर लिखा हुआ है माइक्रो तो माइक्रो को हटा के हम क्या लगा देंगे उसकी जगह 10⁻⁻6। अगर मिली है तो मिली की जगह क्या प्लेस करेंगे 10⁻⁻3। अगर नैनो है तो क्या प्लेस करेंगे 10⁻�9। इसी तरह से एक और टर्म होती है, इसमें मैं लिखना भूल गई थी, तुम लोग जब ये फेयर करोगे तो लिखना जरूर 1 मेगा, MEGA, 1 मेगा इक्वल होता है 10⁻⁻6 के। इसी तरह से 1 किलो, 1 किलो इक्वल होता है 10⁻⁻3 के, ठीक है। ये कुछ टर्म्स थी। अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, जब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे तुम्हारे कोर्स में इसके 2 केसेस हैं, ठीक है। 2 केसेस क्या हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हम, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला इसके लिए हम ड्राइव करेंगे। उस वक्त ड्राइव करेंगे जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान क्या हो, एयर हो, वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या है कि कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे और हम क्या सपोज करेंगे कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जब हम बात करेंगे तो मीडियम का मतलब क्या है, इंसुलेटर यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, कैपेसिटेंस के लिए हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है और प्लेट्स के दरमियान क्या लेंगे, वैक्यूम या फ्री स्पेस। सेकंड क्या होगा कि फिर से कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे, लेकिन दोनों प्लेट्स के दरमियान अब हम क्या करेंगे, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम लेंगे, तो उसको हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे। जब हम कोई मीडियम यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। चलो फर्स्ट केस की तरफ आते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, आप देखो यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है। डायग्राम में क्या है, एक पे पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा हो, दूसरे पे नेगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है। नेगेटिव नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, इसलिए इस पे क्या स्टोर हो रहा है, नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है। फिर चार्ज स्टोर हो रहा है तो हमें इक्वेशन पता है क्या है, Q = CV, हमने वो लिख दी। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, C = Q/V। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, C = Q/V। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या है, एक और मेरे पास फॉर्मूला है V वोल्टेज का, V = E.D। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ देखो मैंने लिखा है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। हमने पढ़ा था गॉसियस लॉ, गॉसियस लॉ का था 3rd एप्लीकेशन। उसमें हमने क्या चीज फाइंड की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। 3rd एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो था कैपिटल E = σ/ε0।
ये था दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स के लिए। अब यहाँ भी देखो डायग्राम में, यहाँ पिछली स्लाइड में क्या है कि दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं। कैपेसिटर में भी दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव। इसी वजह से हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है, जो किसके के लिए था, दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स के लिए था। इस इक्वेशन में E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो सब पे ऊपर जो इक्वेशन लिखी है V इक्वल्स टू E डॉट डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में E की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और D अपनी जगह पे रहेगा। अब क्या करेंगे कि हमें एक और इक्वेशन मैंने करवाई थी कि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी इक्वल है, Q डिवाइडेड बाय A के। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है V वाली, उसमें सिग्मा की जगह रख देंगे Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट, और D अपनी जगह पे रहेगा। अब क्या होगा, अगले स्टेप में ये A नीचे आ जाएगा। ठीक है, A नीचे आ जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी V इक्वल्स टू QD डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब क्या करेंगे हम, ये जो V की वैल्यू है इसको मैं रखूंगी यहाँ, देखो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हम V की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे जो हमने ड्राइव की। V किसके इक्वल है, QD डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। फिर डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो A एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। Q से कैंसिल हो जाएगा, तो C के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। अब यहाँ मैंने एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया, A और D को एक साथ लिखा। ये क्या शो कर रहा है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, कि अगर हम एरिया ऑफ प्लेट्स को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगी तो कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। रिलेशन हमने ड्राइव किया कि C जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस, कि अगर हम देखें कि कैपेसिटेंस पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनका इफेक्ट हो रहा होता है, एक एरिया भी वो फैक्टर है जिसका इफेक्ट हो रहा होता है कैपेसिटेंस पे। ठीक है, जैसे मैंने फैक्टर्स पढ़ाए तो उसमें लिखा होता है साइज एंड शेप ऑफ प्लेट्स। साइज से मुराद क्या है, यहाँ पे एरिया और कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये हमने इक्वेशन ड्राइव की कैपेसिटेंस के लिए, जब कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान क्या यूज हो रहा हो, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस। अब हम आ जाते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस क्या है कि अब दोबारा से हम कैपेसिटेंस ही के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करेंगे, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम शुड बी इंसुलेटर। क्या होना चाहिए, इंसुलेटर। अब क्या है कि अगर हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम लें प्लेट्स के दरमियान, देखो एज इट इज वही डेरिवेशन है जो पीछे मैंने करवाई। पहले हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू CV, फिर हम C के लिए इक्वेशन लिखेंगे C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V, इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों में डिफरेंस रखने के लिए, जब एयर था तो हमने C को, कैपेसिटेंस को C से शो किया, लेकिन जब एयर के अलावा हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करें तो हम कैपेसिटेंस को शो करेंगे C डैश से, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। C डैश इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। फिर दोबारा से हमने वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखी V इक्वल्स टू E डॉट D। फिर से हम लिखेंगे किसके लिए, E के लिए इक्वेशन E इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट उस वक्त होता है जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हम क्या रखें, एयर, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम यूज करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन R यूज करेंगे। ठीक है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, नॉट यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन R यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम। रिलेटिव मीडियम से यहाँ से क्या मुराद है कि जो हम इंसुलेटर यूज कर रहे हैं वो रिलेटिव मीडियम है। जब भी हम एयर की बजाय कोई मीडियम यूज करें, कोई इंसुलेटर यूज करें, तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है,
एप्सिलॉन नॉट क्या आता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम। रिलेटिव मीडियम से यहाँ पे मीनिंग्स क्या हैं कि हम प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम यूज कर रहे हैं इंसुलेटर, उसकी परमिटिविटी। ठीक है, तो या फिर से हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन थी V इक्वल्स टू ई नॉट V इक्वल्स टू ई डॉट डी, ई की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे जो ऊपर लिखी हुई है, ई इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, और डी अपनी जगह पे रहा। फिर क्या करेंगे, सिग्मा की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे। सिग्मा किसके इक्वल था? पीछे मैंने बताया Q डिवाइडेड बाय ए के। अब ए कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इक्वेशन हो जाएगी V इक्वल्स टू क्यू डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। फिर हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहली इक्वेशन थी ये वाली C डैश इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय V, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में V की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे और ये A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऊपर आ जाएगा। क्यू से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास C डैश की वैल्यू आ गई A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। पहले हमारे पास सिर्फ एप्सिलॉन नॉट था, हमने एप्सिलॉन नॉट को अलग किया था। अब यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, इन दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, A और D को एक साथ रख देंगे। ये भी क्या शो कर रहा है? अच्छा देखो, एक साथ ये भी क्या शो कर रहा है कि जो C डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के। C डैश और A एक ही लाइन में है ना, D नीचे चला गया। अगर नीचे चली जाएगी कोई चीज, एक चीज ऊपर है एक चीज नीचे, तो इसका मतलब होता है बोथ थिंग्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और चीज मैं ड्राइव कर रही हूं कि मैंने एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D किसके इक्वल था? C के इक्वल था। पिछली इक्वेशन देखो कि C किसके इक्वल है? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, है ना। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। इसको मैंने अलग कर दिया, एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन आर मैंने पहले लिख दिया। तो इसकी जगह A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी की जगह हम रख देंगे C। तो C डैश किसके इक्वल हो गया? एप्सिलॉन आर C के। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि C डैश इज ग्रेटर देन C, कि C डैश किसके इक्वल है? C के भी इक्वल है, एप्सिलॉन आर के भी इक्वल है। एप्सिलॉन आर और C क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो वैल्यू डिक्रीज होती हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि C डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर C मीन्स C डैश इज ग्रेटर देन C। C डैश इज ग्रेटर देन C मीन्स क्या है कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एयर को ना रखें बल्कि इसकी जगह हम क्या रखें, कोई मीडियम यूज करें तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक यूज करें, कोई मीडियम यूज करें तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी इंक्रीज्ड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक और एनी मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम इज बीइंग यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान हम कोई मटेरियल यूज हो रहा हो तो उस वक्त कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हमने क्या किया कि हमने कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन ड्राइव की। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान क्या हो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो या फिर क्या हो, एयर हो। ठीक है, दो हमने इक्वेशन ड्राइव की। अब ये जब इक्वेशन याद करोगे ना, ये तो मैंने समझाया। अब देखो जब एयर वाली जो है ना डेरिवेशन, एज इट इज वही डेरिवेशन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, जहां जहां पे एप्सिलॉन नॉट है उसके साथ एप्सिलॉन आर लगाते जाओ, बस। सेम डेरिवेशन है ये वाली, कौन सी? एप्सिलॉन एयर वाली। ठीक है, एयर वाली डेरिवेशन तुम्हें याद रखनी है। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए करेंगे तो भी सेम एज इट इज वही चीज है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जहां जहां पे एप्सिलॉन नॉट होगा उसके साथ हम क्या लगाते जाएंगे? एप्सिलॉन आर लगाते जाएंगे। ठीक है, ओके। अब एक चीज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? रेशो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? रेशो बिटवीन capacitance of capacitor when dielectric medium is used between the plates and capacitance of capacitor when air is used between the plates. क्या होता है? ratio of capacitances when medium, dielectric medium is used to the capacitance when air is used between the plates. ठीक है, क्या है? ये रेशो है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? the ratio of permittivity of free space to the permittivity of, sorry, the ratio, ये क्या होता है? रेशियो होता है
ऑफ रिलेटिव मीडियम एंड फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम एंड फ्री स्पेस। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि एक हमारे पास रिलेशन होता है, इसको लिखो, ठीक है, एप्सिलॉन, खाली एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? सी लिख के सेंटर में लाइन लगा दो। अगर सी लिख के सेंटर में लाइन लगाओ और साथ में नॉड लिख दो तो वो होता है एप्सिलॉन नॉड। और अगर हम आर लिख दें तो होता है एप्सिलॉन आर, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम। तो एप्सिलॉन जो होता है वो इक्वल होता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और टॉपिक भी है, यह है कंपाउंड कैपेसिटर। क्या कहते हैं इसको? कंपाउंड कैपेसिटर। क्या होता है कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक ही वक्त में दो मीडियम, दो चीजें यूज करें, कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हाफ को फील्ड कर देते हैं एयर से, और जो हाफ फील्ड होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। इसको कहते हैं पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड भी कहते हैं इसको, कंपाउंड कैपेसिटर भी कहते हैं। कंपाउंड कैपेसिटर क्या होता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हाफ को फिल करते हैं एयर से और हाफ को फिल करते हैं किससे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। अच्छा, मैं यहाँ पे आज का लेक्चर स्टॉप कर रही हूँ। तुम्हें क्या करना है कि जितनी भी स्लाइड्स हैं सबको फेयर करना है, बाकी चीजें मैं मंडे को समझाऊंगी, ठीक है। और अब एक सिर्फ इसका रह गया है कैपेसिटर का टॉपिक, ये कंपाउंड वाला। मंडे को मैं कंपाउंड कैपेसिटर समझाऊंगी, उससे साथ साथ इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी समझाऊंगी। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है? एक तो उतारना है, दूसरा साथ के साथ याद किया करो बेटा। ये मंडे तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और ट्यूसडे को तुम्हारा टेस्ट है कैपेसिटर का। थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे ना तो मुश्किल भी नहीं होगी, याद भी हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अब मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज। और मैंने जो आज समझाया है उसको अच्छी तरह से याद करना, प्रैक्टिस करना। बहुत आसान है, दोनों एक ही चीजें। समझ लिया? इसको जब उतारोगे तो भी तुम्हें आइडिया हो जाएगा, जब याद करोगे मुश्किल से मुझे लगता है ये 10 मिनट 10 मिनट्स भी नहीं लेगा याद करने के लिए। फिर जब मैं कंपाउंड कैपेसिटर समझाऊंगी और तुमने याद किया होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आएगा। और ये भी 5 मिनट लगेंगे समझने में और याद करने में, टाइम नहीं लगेगा। इसके अगर तुम्हारी थ्योरी क्लियर है तो न्यूमेरिकल भी तुम्हें फटाफट फौरन समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हारी थ्योरी में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो जाहिर है फिर चीज़ें समझ में तो नहीं आती सही से, फिर रट्टा लगाते हैं और रट्टा तो जहन में नहीं रहता। तो जितनी चीज़ें मैंने समझाई हैं ये आज के आज सब कुछ उतारना। जो स्लाइड इसमें एक्स्ट्रा हैं जो मैंने नहीं समझाई हैं मैं मंडे को समझाऊंगी, वो सारा का सारा उतार लेना। तुम्हारे पास उतरा हुआ होगा तो सिर्फ सुनते जाना, ठीक है। ट्यूसडे संडे को टाइम मिलेगा तो ये सारी स्लाइड्स उतार लेना। मैंने इसीलिए बहुत सारी स्लाइड्स इसमें रखी थी ताकि संडे को जो छुट्टी होगी ना, संडे को मेरा लेक्चर था, वो लेक्चर मैंने इसलिए छोड़ा कि तुम्हें टाइम दूं ताकि तुम लोग ये सारा उतार लो। फिर मंडे को मैं तुम्हें समझाऊंगी और ट्यूसडे को अब तुम्हारा टेस्ट होगा कंपाउंड कैपेसिटर का। और संडे को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट भी लगा दूं, साथ साथ तुम्हारा जून और जुलाई का भी लगा दूं, ठीक है। कोशिश करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलो मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सारा काम उतारने के साथ साथ जो आज मैंने समझाया है उसको याद कर लेना बेटा ताकि काम जमा ना हो।